Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again thanks. आज हम लोग आधुनिक भारत का 43rd यानी 43वां टॉपिक सिख एवं अंग्रेज के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किनको जाता है? गुरु नानक को। कौन थे? प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? बादशाह बाबर के और हुमायूं के समकालीन थे, उसी समय के थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत कौन बनवाए? गुरु नानक ने। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया। क्या चीज़ का? एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? करतारपुर में 1538 ईस्वी में। गुरु अंगद, अब आइए गुरु अंगद के बारे में देखते हैं। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी के बीच सिखों के दूसरे गुरु थे। सेकेंड नंबर पे ये गुरु थे। सिखों के टोटल 10 गुरु हैं, जिनमें गुरु अंगद दूसरे नंबर पे थे। पहले गुरु अभी जस्ट हम लोग पढ़े। पहले गुरु कौन थे? जो गुरु नानक थे। गुरु नानक पहले गुरु थे, गुरु अंगद दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। परमानेंट ये हो गया। नानक द्वारा जो शुरू की गई लंगर व्यवस्था थी उसको अस्थायी कौन बनाए? तो गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद नहीं किया। गुरुमुखी लिपि का भी इन्होंने आरंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सिखों के तीसरे गुरु, थर्ड गुरु कौन थे? अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तीसरे गुरु अमरदास। 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी के बीच गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति लवन को प्रचलित किया। गुरु अंगद ने हिंदू से पृथक कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति यानी लवन जिसे कहते हैं उनको भी आरंभ किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल कहाँ पे जाके भेंट की? गोविंदवाल जाके भेंट की। और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। और गुरु की जो पुत्री थी बीबी भानी, उनको कई गांव दान में दे दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। अमरदास ने क्या किया? 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति जो रामदास थे, बीबी के पति रामदास 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी की बात है, सिखों के चौथे गुरु हुए। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? बीबी के पति रामदास। बीबी के पति रामदास जो हैं सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, यानी ये 5वें गुरु बन गए होंगे। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु पद को पैतृक बनाने वाले कौन थे? गुरु रामदास थे। और इन्होंने क्या किया था? जो अकबर बीबी भानी को जो 500 बीघा जो भूमि दिए थे, गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस तरह से उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन
1581 से 1606 ईस्वी की बात है। सिखों के पांचवें गुरु हुए। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। सिखों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? आदि ग्रंथ, जिसकी रचना कौन की है? अर्जुन ने, गुरु अर्जुन ने। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। क्या क्या इसमें है? गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो आदि ग्रंथ में क्या क्या है? और भी गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर की भी, नामदेव की भी और रैदास की भी रचनाएं हैं जो सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। किसने? गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय, गुरु अर्जुन पांचवें गुरु थे और यही पांचवें गुरु को क्या किए? अमृतसर जलाशय के मध्य एक हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने, किसकी सहायता करने के कारण? राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। किसने मरवा दिया? जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु, 6th नंबर पे कौन गुरु थे? तो गुरु हरगोविंद थे। 1606 से 1645 ईस्वी की बात है। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने क्या किया? सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अकाल तख्त जिसे कहते हैं या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। तो सिखों के छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद थे 1606 से 1645 ईस्वी में के बीच, और इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे क्योंकि इन्होंने सैन्य संगठन का रूप दिया था सिखों को। एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की गई। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की, अमृतसर का किलेबंदी भी करवाया। सिखों के सातवें गुरु कौन थे? 7th नंबर पे सिखों के सातवें गुरु कौन थे? गुरु हर राय। सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय 1645 से 1661 ईस्वी में हुए। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु, 8th नंबर पे गुरु जो थे वो कौन थे? हरकिशन। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। 1661 से 64 की बात है। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। इन्हें दिल्ली जाकर किसको गुरुपद के बारे में समझाना पड़ा था? औरंगजेब को। सिखों के 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर थे। सिखों के 9वें गुरु कौन से थे? तेग बहादुर थे। 1664 से 75 की बात है। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। इस्लाम स्वीकार ये नहीं कर रहे थे, इसीलिए औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया। किसने? औरंगजेब ने। किसको? तेग बहादुर गुरु, सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे उनको। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो हैं, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरुपद की व्यवस्था जो है बंद हो गई। यानी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है 1675 से 1708 ईस्वी में। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। किनका? गुरु गोविंद सिंह का। तो सिखों के 10वें गुरु जो माने जाते हैं और अंतिम गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को क्या कहा? सच्चा पातशाह। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। इसलिए इसे 5 ककार कहा गया। सब चीज़ कौ से ही है। केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब था। एवं कार्यस्थली कहाँ था? पाओता। कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे।
गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे। इनके दो पुत्र कौन कौन थे? फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। इनके दो पुत्र थे जिनका नाम फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह था, को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पंथ की? तो खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। पाहुल प्रणाली भी इन्होंने ही शुरुआत की। और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ क्या था? आदि ग्रंथ को उन्होंने वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। मतलब अब गुरु का पद समाप्त हो गया और गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, इसीलिए इन्हें अंतिम गुरु माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर, कहाँ पे? नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर कौन थे? इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। ये बंदा बहादुर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बंदा का उद्देश्य क्या था? पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। किसको? लोहगढ़ को राजधानी बनवाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए। क्या? तो इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार यानी वजीर खां की हत्या कर दी। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या हुआ था वहां पे शाहदरा में? शाहदरा जो कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात क्यों है? तो विख्यात इसलिए है, शाहदरा को कत्लगढ़ी इसलिए बोलते हैं जहां बंदा ने क्या किया था? हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। बंदा की मृत्यु के बाद क्या हुआ? सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। 1748 ईस्वी की बात है। नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर ही सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिशल कहा गया। 12 दल में विभाजित करके इसे मिशल कहा गया। मिशल अरबी भाषा का शब्द है। मिशल किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? समान होता है। जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह, आइए रंजीत सिंह के बारे में देखते हैं। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिशल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। सुकरचकिया के मिशल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। किनका जन्म? रंजीत सिंह का जन्म। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिशल को प्रमुख स्थान दिला दिया। इनके दादा ने, जिनका नाम चरत सिंह था, जो 12 मिसलों में सुकरचकिया मिशल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। कहाँ का शासक बना? लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ
और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। किस संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो अमृतसर की संधि हुई किनके बीच? चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। तो कब ये हुआ था? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। रंजीत सिंह का राज्य जो है 4 सूबों में बटा था। पेशावर, कश्मीर, पहला था पेशावर, दूसरा कश्मीर था, तीसरा मुल्तान था और चौथा लाहौर था। तो रंजीत सिंह का जो है राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। इसके बाद क्या है? महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीज़ुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? तो विदेश मंत्री था फ़कीर अजीज़ुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हो गई थी रंजीत सिंह की? 7 जून 1839 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846 ईस्वी के बीच हुआ था में, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। यानी पहला हुआ था 1845 से 46 के बीच और दूसरा हुआ था 1849 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो है संधि कौन कौन सी हुई थी? एक हुई थी संधि लाहौर की संधि जो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई, और एक हुई थी भैरोवाल की संधि जो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। किसके मध्य? तो सिख नेता जो शेर सिंह थे एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई जो है गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए। इस सेकेंड वाले युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। ये अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज लड़ रहे थे। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। यानी लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय जो है अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, और सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर था उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। ये था 43rd टॉपिक आपका। हम लोग अब 44वां टॉपिक करेंगे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। आइए देखते हैं बंगाल के गवर्नर। सबसे पहले हम लोग को बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट किसके बारे में पढ़ना है? रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी एवं पुनः कब आए थे? 1765 से 67 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैध शासन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। कंपनी के अधीन हो गए थे क्या क्या चीज़? तो जिसके तहत राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन हो गए थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उस समय कौन मुगल सम्राट थे? शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि, कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया।
इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। यही संधि है जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। कौन से संधि के बारे में पढ़ रहे हैं? इलाहाबाद की संधि के बारे में। और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। इसी संधि के कारण जब ये दखल देने लगे राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में, तो इसके बाद यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उपदीवान जो है बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उपदीवान को नियुक्त किया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बड़े लास्ट जो 1767 से 69-69 में और कॉर्टियर 1769 से 1772 ईस्वी, वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1772 ईस्वी से 74 ईस्वी में थे। अन्य गवर्नर भी इम्पोर्टेंट थे। इनका कार्यकाल भी हम लोग देखें। कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल है, आइए उनके बारे में देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट पहला कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। के अनुसार बंगाल के गवर्नर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी बंगाल के गवर्नर का नाम जो है अब क्या हो गया? अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारण किया गया। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का निर्धारण कर दिया गया कार्यकाल। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। किनके अधीन? बंगाल के गवर्नर के अधीन। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 1774 से 85 ईस्वी के बीच इनका हुआ था। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुए। इसके बाद देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। यानी पहले इसने शुरुआत की थी एक क्लर्क के रूप में, कलकत्ता ये आया था 1750 ईस्वी में, और अपनी कार्यकुशलता के कारण, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करने के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। सबसे पहले कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, फिर बंगाल का गवर्नर बना और फिर कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। 9, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में डिटेल से देखते हैं। 9, 1774 से 1785 ईस्वी के बीच इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। कहाँ से हटाकर? मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया राजकीय कोषागार को। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में क्या किया? एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती हैं। किनके द्वारा? सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती हैं। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता है। कौन? नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा। और दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्या है? कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत
और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल के सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। किनकी सलाह से न्याय करते थे? तो नाइब निज़ाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। इनको अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजा जाता था? सदर अदालतों में भेजा जाता था। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? दोनों उपदीवानों को मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खां कहाँ के थे? बंगाल के थे दीवान, और राजा सिताब राय बिहार के थे, को पद से हटा दिया गया। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की। इसे इजारेदारी, जिसे क्या कहते थे? इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसका मेन मोटो यही था कि अधिक से अधिक भू राजस्व, अधिक से अधिक टैक्स जो है, लैंड टैक्स, वो वसूल करना। इसकी मुख्य जो है 2 विशेषता थी। कौन कौन सी विशेषता थी? आइए देखते हैं। तो इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। 5 वर्ष का ठेका लिया जाता था। फर्स्ट ये विशेषता थी। और दूसरी क्या विशेषता थी? इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत उच्चतम जो बोली लगाते थे उनको ही लगान वसूली का अधिकार दिया गया। पहली विशेषता क्या थी? इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। ये प्रथा कौन सी थी? इस प्रथा का नाम इजारेदारी प्रथा था। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। मेनली ये क्या चीज़ के लिए था? तो नई भू राजस्व पद्धति के लिए था, जिसमें अधिक से अधिक, मेन उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल करना। 2 इसकी विशेषता भी देख ली हम लोग। इसके बाद है हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा जो मुन्नी बेगम थी उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1775 ईस्वी में फिर इनको हटाकर मोहम्मद रजा खां जो बंगाल के नवाब थे, दीवान थे, बंगाल के दीवान पहले थे, उनको मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद द कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किस नाटक का? अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किए। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा के स्थापित किए।
इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइंस। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में क्या किया? कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा के स्थापित किया। उसके बाद हुआ क्या? 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में, कहाँ पे? बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1804 ईस्वी में क्या हुआ था? 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी, 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। यानी 1804 ईस्वी में बम्बई में क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी, और 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए भी बंद करवा दिया, जो वार्षिक पेंशन के रूप में दिया जाता था। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र किसे कहा जाता है? द बंगाल गजट का प्रकाशन कौन किए थे? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र जिसका नाम क्या था? द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। किसके शासन में? तो इन्हीं के शासन में किया गया था 1780 ईस्वी में। किन के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में ये जितनी सारी बातें थी ना, हुई थी। और अभी हम लोग पढ़े कि द बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र था, जो 1780 ईस्वी में इन्हीं के समय स्टार्ट किया गया था। किन के द्वारा? जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में ही बना था 1774 ईस्वी में, इन्हीं के शासनकाल के दौरान। और इसका अधिकार क्षेत्र जो है कलकत्ता तक ही था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। हेस्टिंग्स ने क्या किया था? बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आइए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुई थी, एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। ये ध्यान रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मैंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सलवाई की संधि, इंपॉर्टेंट है, सलवाई की संधि के द्वारा, यानी 1782 में जो सलवाई की संधि हुई थी उसके द्वारा समाप्त हुई। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मंगलौर की संधि जो 1784 ईस्वी में हुई थी द्वारा समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ था। इसी के काल में 1772 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक
भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की थी। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए क्या किया था? एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। कौन था इस पद को प्राप्त करने वाला? तो पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था जो ये पद प्राप्त किया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो हुआ था के विरोध में इस्तीफा देकर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। तब बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया और फिर 1795 में इसे आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया। 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। इस पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई? जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या था? उसको कहते थे रिंग फेंस पॉलिसी। वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। नौ इसके बाद देखते हैं सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 ईस्वी के बीच इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1785 से 1786 ईस्वी के बीच सर जॉन मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 9 इसके बाद क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी के बीच और 1805 ईस्वी में इनके समय क्या क्या हुआ देखते हैं। इनके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इनके समय में क्या हुआ था? जिला का समस्त अधिकार जो है कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर चार भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध जो फेमस कॉर्नवालिस कोड है का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 ईस्वी में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। 1793 ईस्वी में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया, केवल संग्राहक अभिकर्ता ही बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर पर्सनल वो जो ट्रेड कर रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। जिला में पुलिस थाना की भी स्थापना हुई थी कि इनके शासनकाल में, और एक दारोगा को भी इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। यानी भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार और जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन एवं डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके अनुसार
जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग जो है कंपनी को और लगभग 10% जो है 1/11 भाग अपने पास रखना था। इसने 1793 में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का, लैंड टैक्स का लगभग 90% 10/11 भाग जो है कंपनी को देना पड़ता था और लगभग 10% यानी 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था। ये कौन सी व्यवस्था थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति थी। ये अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति कहलाती थी। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। कहाँ कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार जो है भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। इसमें क्या होता था? नियत तिथि पर अगर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने की अन्य दो व्यवस्थाएं और कौन कौन सी थी? एक थी रैयतवारी व्यवस्था और एक थी महालवारी व्यवस्था। भू राजस्व वसूलने की अन्य दो व्यवस्थाएं भी थी, जो कौन कौन सी थी? रैयतवारी और महालवारी। आइए ये दोनों व्यवस्था बारी बारी से देखते हैं। पहला हमारा है रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था क्या थी? देखते हैं रैयतवारी व्यवस्था को। रैयतवारी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी कहा गया है। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली किए गए लगान समझौते को रैयतवारी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कितने परसेंट भूमि आई थी? तो 51% भूमि जो है ब्रिटिश भारत की आई थी। 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। सबसे पहले ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवारी व्यवस्था 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसे मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बम्बई में लागू की गई थी और तथा 1858 ईस्वी तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन एवं और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई थी। 1858 ईस्वी तक यह व्यवस्था जो थी संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं जो हैं निम्नलिखित हैं। व्यवस्था देखते हैं। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। सबसे पहला तो व्यवस्था मतलब सबसे पहली विशेषता क्या है? सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। पहला ये विशेषता था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। दूसरी विशेषता है कि भूमि का स्वामित्व जो है किसानों को ही दिया गया, जिससे वे भूमि को विक्रय कर सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। तीसरी विशेषता क्या थी? लगान की अदायगी न होने पर भूमि जो है जब्त की जा सकती थी। फिर इसके बाद क्या है? लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। ये चौथी विशेषता थी कि लगान जो है अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग यानी आधा भाग देना पड़ता था। राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में किसानों को उपज का जो प्रोडक्शन हुआ है उसका आधा भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। ये पांचवी विशेषता थी। इस तरह से ये जो थी हम लोग पढ़ रहे थे रैयतवारी व्यवस्था और उसकी विशेषताएं। तो 5 विशेषता के साथ रैयतवारी व्यवस्था भी हम लोग डिटेल से पढ़े ना। इसके बाद आज देखते हैं उसके बाद क्या है? तो महालवारी व्यवस्था। आइए इनके बारे में देखते हैं।
महलवारी व्यवस्था। महल शब्द जो है, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। महल शब्द से तात्पर्य क्या चीज़ है? जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से, किसानों से जो है सीधा संपर्क नहीं किया, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते थे, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। मतलब डायरेक्ट वो कृषक से यानी किसान से संपर्क नहीं करते थे, कांटेक्ट नहीं करते थे, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया जो हैं, लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। कब यह व्यवस्था प्रारंभ की गई? 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था में पहली बार जो है लगान तय करने के लिए मानचित्रों यानी मैप्स तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों यानी मैप्स और पंजियों का रजिस्ट्रेशन का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। किनके समय? 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का आधा भाग यानी 50% कर दिया गया। ये थी महलवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था। नाउ कंप्लीटेड। अब क्या है? भू राजस्व संग्रह करने की विधियां। जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी तीनों का देखते हैं। क्षेत्रफल, जमींदारी का कितना %? ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है यूपीएससी, बीपीएससी और सभी एग्जाम्स के लिए। तो भू राजस्व संग्रह करने की विधियां, तो क्षेत्रफल जो है जमींदारी के लिए 19% था और रैयतवारी के लिए 51% और महलवारी के लिए 30%। इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। तो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा रैयतवारी था, उसके बाद महलवारी था, उसके बाद जमींदारी था। पक्ष, तो यहाँ पे जमींदारी कौन प्रथा, ये जमींदारी में संग्रह करने की जो वर्क था वो कौन करते थे? जमींदार करते थे। रैयतवारी में डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट था और महलवारी में मुखिया या लंबरदार होते थे। योजनाकार कौन थे? कौन बनाए थे इसको? तो जमींदारी बनाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं जॉन शोड, और रैयतवारी में रीड और टॉमस मुनरो, और महलवारी कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। इसके बाद क्या है? कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का, क्या चीज़ का? नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अब आइए देखते हैं सर जॉन शोर के बारे में। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी के बीच ये थे। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति किन्होंने अपनाई? तो सर जॉन शोर। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? सर जॉन शोर। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। इन्हीं के समय क्या हुआ था? इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्या के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। इसके बाद किनके बारे में पढ़ना है? लॉर्ड वेलेजली। तो 1798 से 1805 ईस्वी के बीच इनका शासन था। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर भारत में
सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि जो है करने वाले राज्य कौन कौन से थे? सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य में जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर थे। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोंसले, सिंधिया, बरार एवं भोंसले, सिंधिया। अन्य सहायक संधि करने वाले भी राज्य कौन से थे? तो जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ध्यान रखना है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799 ईस्वी में मारा गया था। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया था। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए यानी ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हैलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। हैलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हैलेबरी में, कहाँ पे? इंग्लैंड में हैलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। यह स्वयं को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। अब आइए देखते हैं सर जॉर्ज वार्लो के बारे में। सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 ईस्वी। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में, कहाँ पे हुई थी? वेल्लोर में सिपाही विद्रोह एक हुई थी। इसी के काल की महत्वपूर्ण घटना है। किनके काल की? सर जॉर्ज वार्लो के काल की। अब लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में देखते हैं। आइए लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में देखते हैं। 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी के बीच इनका शासन का काल था। इनके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि, कहाँ की संधि? अमृतसर की संधि, जिसकी मध्यस्थता कौन कर रहे थे? चार्ल्स मेटकॉफ कर रहे थे, कि इनकी मध्यस्थता में हुई थी। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 भी पास हुआ था। इन्हीं के समय चार्टर एक्ट 1813 भी पास हुआ था। यानी लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो 1807 से 1813 ईस्वी के बीच शासनकाल इनका था। इनके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। किसकी संधि? अमृतसर की संधि हुई, जिनकी मध्यस्थता कौन किए?
चार्ल्स मेटकॉफ किए थे और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 भी पास हुआ था। अब आइए लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। 1813 से 1823 के बीच ये शासन किए थे। इन्हीं के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि, कौन सी संधि हुई थी? संगोली की संधि। किनके बीच? अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध जो है उसका अंत हो गया। संगोली की संधि के द्वारा ही आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया था। किनके बीच हुई थी? अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई थी। किनके शासनकाल के समय? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। इनके समय क्या हुआ था? पिंडारियों का भी दमन कर दिया गया था। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान थे। पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन कौन थे? वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसने प्रेस पर लगे भी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम भी बनवाए। इसी के समय 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। इसी के समय 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या जिसे काश्तकारी अधिनियम कहते हैं उनको लागू किया गया था ना। इसके बाद क्या है? लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ देखते हैं। इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया था। इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था जो 1824 से 1826 के इसमें 1826 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी। कौन सी संधि? यांडबू की संधि हुई थी। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। 1824 ईस्वी में जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय हुआ था।